नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती ममता त्रिपाठी, व्याख्याता जीव विज्ञान, राजापुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1100 क्वार्टर भोपाल से आज आपके समक्ष कक्षा 11वीं के अध्याय 6 पुष्पीय पादपों का शारीर अध्याय के शिक्षण के लिए उपस्थित हूँ। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अध्याय 6 पुष्पीय पादपों का शारीर। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि कोई भी जीव, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, उनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। यदि हम किसी भी पौधे की भीतरीय रचना को देखें, यदि उसकी आंतरिक रचना का अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि जो पादप हैं वो बहुत सारी और बहुत प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को हम शारीर कहते हैं। पौधों में कोशिकाएं जो होती हैं वो आधारभूत इकाई होती हैं, जो कि पूरे पादप को निर्मित करती हैं। और ये कोशिकाएं जो कि आकार और आकृति में तथा उत्पत्ति में एवं अपने कार्यों में समानता प्रदर्शित करती हैं, उनको हम ऊतक कहते हैं। और ऊतक आपस में मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं ऊतकों की, जिन्हें हम अंग्रेजी में टिश्यू भी कहते हैं। कोशिकाओं का समूह जो रचना एवं कार्य में समान हो, ऊतक कहलाता है। ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभाज्योतकीय ऊतक और स्थायी ऊतक। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विभाज्योतकीय ऊतक, जिन्हें कि हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। पौधों में वृद्धि मुख्य रूप से कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों में होती है। ये मेरिस्टेम कहलाते हैं। कोशिका विभाजन वाले क्षेत्र जो हैं वह पौधे के अग्रभाग होते हैं, जैसे कि तने के शीर्ष एवं जड़ों के शीर्ष भाग। किंतु पौधे के कुछ ऐसे भाग होते हैं जिन्हें हम पौधे के कक्षीय भाग भी कहते हैं। उन स्थानों से भी पौधे की वृद्धि होती है और वहां पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्योतकीय ऊतक पाए जाते हैं, जहां पर पौधों की शाखाओं का एवं पुष्पों का भी निर्माण होता है। तो इस तरह से पौधों के जो वृद्धि भाग हैं, जहां पर की कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है, उन स्थानों पर पाए जाने वाले ऊतकों को विभाज्योतकीय ऊतक कहा जाता है। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो भाग है, यहाँ पर प्ररोह का जो शीर्ष है, यहाँ पर जो ऊतक पाए जा रहे हैं, इन्हें हम विभाज्योतकीय ऊतक कह रहे हैं और इसको हम मेरिस्टेमेटिक जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से ही पौधे की अग्रभाग की वृद्धि हो रही है। अब हम बात करते हैं विभाज्योतकीय ऊतक के प्रकारों को। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक विभाज्योतकीय ऊतक, दूसरा है द्वितीयक विभाज्योतकीय ऊतक। प्राथमिक विभाज्योतकीय ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभाज्योतकीय ऊतक और अंतर्वेशी विभाज्योतकीय ऊतक। अब हम बात करते हैं स्थायी ऊतकों की। स्थायी ऊतक की कोशिकाओं में और अधिक विभाजन नहीं होता है। वे ऊतक जो कि प्राथमिक ऊतकों से या
प्रविभाज्य ऊतकों से या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से निर्मित होते हैं, वे ऊतक स्थायी हो जाते हैं। उनकी कोशिकाओं में और अधिक आगे विभाजन नहीं होता है, इसलिए अब हम उनको स्थायी ऊतक कहने लगते हैं। ये ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। आइए अब हम बात करते हैं सरल ऊतकों की। सरल ऊतक जो होते हैं वे ऊतक होते हैं जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। इस तरह से सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। आइए अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं समव्यासी होती हैं और पतली भित्ति से निर्मित होती हैं। ये बहुत से कार्यों में सहयोग करती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण और संचय करना। भोज्य पदार्थों का संचय भी इन्हीं कोशिकाओं से होता है। तो पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो हैं वह सरल प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह होती हैं। ये आकार में गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजिकार और लंबाकार भी होती हैं। आइए अब हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की। तो कोलेनकाइमा की कोशिकाएं जो होती हैं ये भी पतली भित्ति की कोशिकाएं होती हैं। ये बाह्य त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। इनके जो कोने होते हैं उनमें सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन जमा होता है। ये पौधे की वृद्धि करने वाले भागों में पाई जाती हैं। कोलेनकाइमा की कोशिकाएं आकार में अंडाकार एवं गोलाकार होती हैं। ये पौधों के वृद्धि कर रहे भागों जैसे कि शैशव तना व पत्ती का वृंत, इन्हें सहारा प्रदान करने का कार्य भी करती हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये जो कोलेनकाइमा की कोशिकाएं हैं, इनकी जो कोने हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी मोटे हो गए हैं। तो इस तरह की जो कोशिकाओं का समूह होता है उन्हें हम कोलेनकाइमेटस टिश्यू कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा में लंबी और सक्रिय कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी और लिग्निनी होती है, अर्थात इनमें लिग्निन जमा होता है। वास्तव में ये मृत होती हैं। इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता, मतलब जीव द्रव्य इसमें नहीं पाया जाता है, जीव द्रव्य का अभाव होता है और ये यांत्रिक सहारा देने का कार्य करती हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं ये जो संरचना है यह स्क्लेरेन्काइमेटस कोशिका की संरचना है, जिसमें हम देख रहे हैं ये गुहिका है और इसके बाहर की तरफ मोटी कोशिका भित्ति पाई जाए। इस तरह की जो कोशिकाएं होती हैं या जो ऊतक होते हैं ये पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करने में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं जटिल ऊतक की। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जटिल, अर्थात यह ऊतक जो होता है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये सारी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं जिसे हम जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। आइए अब हम बात करें जाइलम की। जाइलम ऊतक जड़ों में जल के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यह ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज लवणों को तने एवं पत्तियों तक पहुंचाते हैं। यह एक प्रकार के संवहन का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसे हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये कोशिकाएं हैं, पहला वाहिनी की, दूसरा है
वाहिका, तीसरा है जाइलम तंतु और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा। आइए इस चित्र में हम देखते हैं एक जाइलम ऊतक की संरचना। यहाँ पर ये जो भाग है, ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये वाहिनी की है जिसे कि हम ट्रैकिड कहते हैं, और ये है वाहिका। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम भी संवहन ऊतक है जो कि पौधों में भोज्य पदार्थ का संवहन करता है। भोज्य पदार्थ जो कि पौधों की पत्तियों में निर्मित होता है, वहां से पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक अर्थात तने एवं जड़ों तक भोज्य पदार्थ को पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का होता है। फ्लोएम भी जटिल ऊतक है, अतः यह भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ये कोशिकाएं हैं चालनी नलिका, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एवं फ्लोएम तंतु। इन 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर फ्लोएम ऊतक का निर्माण होता है और ये चारों कोशिकाएं साथ में कार्य करके भोज्य पदार्थ के संवहन का कार्य करती हैं। यहाँ जो हम चित्र देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि ये चालनी छिद्र है और ये सहचर कोशिकाएं हैं और हम यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा को भी देख रहे हैं। तो इस तरह से कई कोशिकाओं का समूह आपस में मिलकर जटिल ऊतक का निर्माण कर रहा है जिसे कि हम फ्लोएम कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऊतक तंत्र की, जो कि पौधे में हमें देखने को मिलता है। पौधे की विभिन्न भागों की यदि हम आंतरिक संरचना को देखें, यदि हम उनकी अनुप्रस्थ काट या उनकी लंबवत काट को काटें और उनकी आंतरिक संरचना को देखें, तो हमें विभिन्न प्रकार के ऊतक उसमें दिखाई देते हैं और ये ऊतक आपस में मिलकर ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। पौधों में 3 प्रकार के ऊतक तंत्र देखने को मिलते हैं। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, दूसरा है भरण ऊतक तंत्र और तीसरा है संवहनी ऊतक तंत्र। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र की। यह ऊतक तंत्र पौधे का सबसे बाहरी आवरण होता है, इसलिए हम इसको बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र भी कहते हैं। इसकी कोशिकाएं पैरेन्काइमा की बनी हुई होती हैं। इसमें बाह्य त्वचा पर पाई जाने वाली संरचनाएं भी शामिल हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र भी बाह्य त्वचीय ऊतक हैं, जिनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन एवं गैसों की विनिमय की क्रिया होती। इसके बाद यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं कि एक रंध्र की संरचना है, जिसमें कि हम प्रथम चित्र में खुले हुए रंध्र देख रहे हैं और दूसरे चित्र में हम बंद रंध्रों को देख रहे हैं। ये जो छिद्र है इसे हम रंध्र कहते हैं। जब ये रंध्र खुले हुए होते हैं तभी गैसों का आदान प्रदान होता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जब ये रंध्र बंद होते हैं, इस स्थिति में गैसों का आदान प्रदान एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वह बंद होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के ऊतक तंत्र की, जिसे हम कहते हैं भरण ऊतक। बाह्य त्वचा और संवहन बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक जो है वो भरण ऊतक बनाते हैं। ये पौधे के टिक्स, परिरंभ, पित्त और मज्जा किरणों का निर्माण करते हैं। अर्थात पौधे में जो पौधे के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्ती में बाह्य त्वचा को और वेस्कुलर बंडल को छोड़कर जितना भी ऊतक पाया जाता है वह सब भरण ऊतक कहलाता है। ये भरण ऊतक विभिन्न प्रकार के ऊतकों से निर्मित होता है। ये ऊतक है पैरेन्काइमा ऊतक,
दूसरे कोलेनकाइमा और तीसरे होते हैं स्क्लेरेनकाइमा ऊतक। आइए अब हम बात करते हैं संवहनी ऊतक की। संवहनी ऊतक जटिल ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं या संवहन पूल का निर्माण करते हैं। द्विबीजपत्री में चाहे वो जड़ हो, तना हो, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है। ऐसी स्थिति में हम संवहन बंडल को खुला संवहन बंडल कहते हैं। जिस संवहन बंडल में कैम्बियम नहीं पाई जाती है उसे हम बंद संवहन बंडल है या बंद संवहन बंडल है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम नहीं पाई जा रही है। जबकि नीचे इस चित्र में हम देख रहे हैं कि फ्लोएम और जाइलम के मध्य में कैम्बियम उपस्थित है, इसलिए इस प्रकार के बंडल को हम खुला संवहन बंडल कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों के शरीर की। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं द्विबीजपत्री जड़ की। यदि हम किसी द्विबीजपत्री जड़ के अनुप्रस्थ काट लें तो हमें इस तरह की संरचना दिखाई देती है। इसमें हम देखते हैं इस संरचना में सबसे बाह्य स्तर जो कोशिकाओं का होता है वह बाह्य त्वचा बनाता है, जिस पर कि मूल रोम पाए जाते हैं। ये मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं। इसके बाद का जो भाग है यह कॉर्टेक्स कहलाता है। इसे हम भरणोतक भी कहते हैं। इसके बाद में अंतर त्वचा पाई जाती है। अंतर त्वचा के बाद में परिरंभ की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो भीतर का भाग है जिसे हम संवहन पूल कहते हैं, जो कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा निर्मित होता है। वे जाइलम जो कि आकार में बड़े होते हैं उन्हें हम मेटाजाइलम कहते हैं, और वे जाइलम जो आकार में छोटे होते हैं उन्हें हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। मध्य का जो भाग होता है वह पित्त बनाता है, जो कि पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ होता है। तो ये जो संरचना है वह द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना है। अब हम बात करते हैं एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना की, जिसमें हम देख रहे हैं कि द्विबीजपत्री जड़ के समान ही एक स्तरीय बाह्य त्वचा पाई जाती है, जिस पर कि मूल रोम पाए जाते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं ये कॉर्टेक्स का क्षेत्र है। उसके बाद अंतर त्वचा पाई जाती है और उसके भीतर परिरंभ की कोशिकाएं हमको देखने को मिलती हैं। इन कोशिकाओं के बाद हम भीतर का जो भाग है उसको वेस्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के एकांतरित रूप में पाए जाने को हम अरीय स्थिति कहते हैं, और इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को या संवहन पूल को अरीय संवहन पूल कहते हैं। अब हम बात करते हैं द्विबीजपत्री तने की। यहाँ पर हम इस चित्र में देख रहे हैं, यदि हम किसी द्विबीजपत्री तने का अनुप्रस्थ काट लें तो हमें इस तरह की संरचना दिखाई देती है, और इस संरचना का ये जो है विस्तार रूप है, विस्तृत रूप है। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे बाहरी जो स्तर होता है इसको हम विस्तार रूप में देखें तो ये बाह्य त्वचा बनाता है, जिसके ऊपर रोम पाए जाते हैं, जिसको बहुकोशिकीय रोम कहते हैं, जो कि तने में पाए जाते हैं, जबकि एक कोशिकीय रोम जड़ों में होते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कोलेनकाइमा की कोशिकाएं, और यहाँ पर नीचे पैरेन्काइमा की कोशिकाएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम मध्य में स्क्लेरेनकाइमेटस ऊतकों को भी देख रहे हैं। इसके बाद वाला जो भाग होता है वह फ्लोएम वाला भाग होता है, और इस फ्लोएम के बाद हम यहाँ पर ये जो ऊतक देख रहे हैं ये कैम्बियम की कोशिकाएं हैं दे रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो जाइलम है मिलती है।
यहाँ पर फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम उपस्थित है, इसलिए इस प्रकार का जो संवहन पुल है इसको हम खुला संवहन पुल कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं एक बीजपत्री तने की। ये एक बीजपत्री तने का अनुप्रस्थ काट का चित्र है। इस चित्र को यहाँ पर विस्तार रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर हम यदि देखें तो सबसे बाहरी जो स्तर होता है वो बाह्य त्वचा का स्तर है। उसके नीचे ये हाइपोडर्मिस लेयर देखने को मिल रही है और मध्य में भरण ऊतक पाया जा रहा है, जिसके बीच में हम देख रहे हैं कि कई वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए पाए जा रहे हैं। इस भरण ऊतक में ये जो संवहन पुल है, ये संवहन बंडल बिखरे हुए पाए जा रहे हैं। इस चित्र में आप और भी स्पष्ट रूप से इसको देख सकते हैं। तो एक बीजपत्री तने की ये पहचान होती है कि उसमें संवहन पुल व्यवस्थित न होकर बिखरे हुए पाए, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम अनुपस्थित होती है, इसलिए यह बंद प्रकार के संवहन बंडल कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं द्विबीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना की। इस चित्र में हम द्विबीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना को देख रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि यह ऊपरी बाह्य त्वचा है और नीचे की तरफ हम निचली बाह्य त्वचा को देख रहे हैं। अर्थात पत्ती में क्योंकि दो सतहें पाई जाती हैं, इसलिए इनमें यदि हम पत्ती के अनुप्रस्थ काट को देखें तो हमें पत्ती में ऊपरी और निचली दोनों बाह्य त्वचा दिखाई देती है। ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे स्तंभाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनको हम या पैलिसेड टिश्यू कहते हैं। ये पैलिसेड टिश्यू जो होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। इसके निचला वाला जो भाग होता है यह स्पंजी पर्ण मध्योतक कहलाता है, क्योंकि इसमें मध्य में हम बहुत सारे रिक्त स्थानों को देख रहे हैं, जिनको कि हम वायु गुहिका कहते हैं। इन रिक्त स्थानों के कारण यह एक स्पंज की तरह हो जाता है, इसलिए हम इसको स्पंजी पर्ण मध्योतक कहते हैं। मध्य में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह संवहन बंडल हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें जाइलम एवं फ्लोएम भी दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक बीजपत्री पत्ती की। यदि हम किसी एक बीजपत्री पत्ती की अनुप्रस्थ काट लें तो हमें इस तरह की संरचना उसमें दिखाई देंगी, क्योंकि इसमें भी एक बीजपत्री पत्ती में भी दो सतह पाई जाती हैं। तो ऊपरी सतह जो होती है पत्ती की बाह्य त्वचा यह बनाएगी, ऊपरी बाह्य त्वचा कहलाएगी, और निचली जो स्तर होता है इसमें पत्ती में वह निचली बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। इसके बाद में इसमें मध्य में पर्ण मध्योतक पाया जाता है और एक बीजपत्री पत्ती में पर्ण मध्योतक की कोशिकाएं पैलिसेड ऊतक और स्पंजी ऊतक में विभाजित नहीं होती हैं। इसमें हम मध्य में देख रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम उपस्थित है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जाइलम ये, और बीच में हमें यहाँ पर फ्लोएम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये जो संरचना है ये एक बीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना है। आइए अब हम बात करते हैं द्वितीयक वृद्धि की। द्वितीयक वृद्धि वह वृद्धि है जिसमें कि पौधा जो है वो अपने पार्श्व में वृद्धि करता है, अर्थात पौधे के जो तना है या जो जड़ भाग है वो अपनी मोटाई में वृद्धि करता है, अपनी व्यास में वृद्धि करता है। यह द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। द्वितीयक वृद्धि में हम देखते हैं कि जो द्विबीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री तने हैं उनमें कैम्बियम पाई जाती है, और कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण पौधों की मोटाई में या जड़ एवं तने की
मोटाई में वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। अर्थात द्वितीयक वृद्धि पौधे के जड़ व तने के पार्श्व वृद्धि को भी हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। अब हम बात करते हैं वसंत काष्ठ की। कैम्बियम की क्रियाशीलता शरीर क्रियात्मक व पर्यावरणीय कारकों के द्वारा नियंत्रित रहती है। अर्थात कैम्बियम की क्रियाशीलता वर्ष भर समान नहीं रहती है। कुछ समय कैम्बियम अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। वसंत के मौसम में कैम्बियम की सक्रियता अधिक होती है और अधिक संख्या में वाहिकाओं का निर्माण भी होता है, जिसकी गुहिका चौड़ी होती है। वसंत में बनी काष्ठ को हम वसंत काष्ठ या वसंत दारू कहते हैं। अर्थात वसंत ऋतु में अधिक कैम्बियम की अधिक सक्रियता के कारण वसंत काष्ठ का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं शरद काष्ठ की या शरद दारू की। सर्दियों में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय होता है। कैम्बियम की सक्रियता कुछ कम हो जाती है, जिससे कि कम मात्रा में जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है और सक्रिय वाहिकाओं का भी निर्माण होता है। इस प्रकार शरद ऋतु में बनी काष्ठ को हम शरद काष्ठ या शरद दारू कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं वार्षिक वलय की। वार्षिक वलय एक प्रकार का वलय है जो कि आपने देखा होगा, बड़े काष्ठीय तनों के को जब काटा जाता है तो उसमें हमें कई रिंग या वलय दिखाई देते हैं। ये वार्षिक वलय होते हैं। इन वार्षिक वलयों के द्वारा हम किसी भी पेड़ की या वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। वसंत ऋतु में जो काष्ठ बनती है उसका रंग हल्का होता है और घनत्व भी कम होता है, जबकि शरद ऋतु में जो काष्ठ बनती है उसका रंग गहरा होता है और घनत्व भी अधिक होता है। ये दोनों काष्ठ जो होती हैं, दोनों प्रकार की काष्ठ एकांतर क्रम में होती है और वलय का निर्माण करती हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कुछ आपको देख रहे होंगे, कुछ हल्के क्षेत्र हैं और कुछ गहरे रंग के क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो गहरे रंग के भाग हैं वो शरद ऋतु में बनी काष्ठ है और जो हल्के रंग के भाग हैं वो वसंत ऋतु में बनी काष्ठ है। तो इस प्रकार ये जो वसंत काष्ठ और शरद काष्ठ जो है वो एकांतरित क्रम में पाई जाती है। वसंत काष्ठ, फिर शरद काष्ठ, फिर वसंत काष्ठ और फिर शरद काष्ठ। तो इस प्रकार से हम इन वलयों की संख्या को ज्ञात करके पौधे की या वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं और दोनों काष्ठों का इस प्रकार से एकांतर क्रम में पाया जाना वार्षिक वलय कहलाता है या वार्षिक वलय बनाता है। तो इस तरह से हमने आज इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के पादप ऊतकों एवं पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती में आंतरिक संरचना को देखा और हमने पौधों में जड़ एवं तने में द्वितीयक वृद्धि को भी देखा और किस तरह से वार्षिक वलय का निर्माण होता है ये भी हमने इस अध्याय में देखा। तो आज इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।